बेटा अब तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में 3 लॉ को पढ़ लिया है। मतलब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, आइडियल गैस लॉ पढ़ रहे हैं बेटा। 3 लॉ अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल-लेजैक्स लॉ। ठीक है बेटा, आज मैं जो आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज द फाइनल गैस लॉ। फाइनल में डिस्कस करूंगा बेटा, उसके बाद में बहुत सारे कंडीशंस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, फिर सर्टेन लॉज इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। आज मैं आप लोगों के साथ में क्या डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। ठीक है बेटा, एवोगाड्रोस लॉ क्या बोलते हैं, इनका सिंपल सा एक स्टेटमेंट था। पहले आपको बेटा इसका स्टेटमेंट देखो, अब तक आपको पता हो तो हम लोग टेम्परेचर का और वॉल्यूम का रिलेशन देख चुके हैं। हम लोग बेटा प्रेशर का और टेम्परेचर का रिलेशन देख चुके हैं। हम लोग प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन देख चुके हैं। ठीक है ना, अभी बचा हुआ है हम लोगों को वॉल्यूम और मोल्स का। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम से क्या रिलेशन होता है, तो बेटा उसी को लेके हम लोग कौन सा वाला लॉ पढ़ने वाले दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। बेटा एवोगाड्रो ने क्या बोला, एवोगाड्रो बोलते हैं, सिंपल सा इनका एक स्टेटमेंट है। इन्होंने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस contains, equal volume of all gases contains equal number of molecules, equal number of molecules at the same condition of, at the same condition of temperature and pressure, at the same condition of temperature and pressure। बड़ा सिंपल सा इनका स्टेटमेंट था कि अगर हम लोग बेटा वॉल्यूम क्या लेते हैं सेम, यानी सभी गैसेस का इक्वल वॉल्यूम के पास में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को सबके लिए क्या लेते हैं बेटा सेम, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम, या बोल सकते हैं वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन्होंने क्या बोला सिंपल तरीके से, मान लो मेरे पास कुछ गैसेज है बेटा, कुछ सर्टेन गैसेज मैं आप लोगों के लिए लिखूं। मान लो मेरे पास बेटा ऑक्सीजन गैस है, तो बेटा मेरे पास ऑक्सीजन गैस मैंने लिया, नाइट्रोजन गैस मैंने लिया, ठीक है ना, मैंने लिया CO2 गैस, मेरे पास में CH4 गैस। बेटा मैंने सर्टेन गैसेस को लिया। इन्होंने क्या बोला, अगर बेटा इसका वॉल्यूम V है और इसके पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके V वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स कितने बेटा है, तो इसके V वॉल्यूम में भी कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका V वॉल्यूम लेंगे तो भी मॉलिक्यूल्स कितना होगा बेटा है। अगर मैं इसका V वॉल्यूम लेके आऊंगा, इसके अंदर भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर मैं सबका वॉल्यूम इक्वल लेके चलूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसा होगा बेटा, सबके पास में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। बट अगर मॉलिक्यूल्स सेम है तो आपको पता है, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप लोग Na से डिवाइड करें तो आपको मोल्स मिलेगा। अगर इसके अंदर n मोल्स है तो इसके अंदर भी n मोल्स होगा। सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स भी कैसा होता है बेटा सेम, क्योंकि शायद सब लोगों को आपको पता होगा कि बेटा अगर मुझे मॉलिक्यूल से बेटा मोल्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको बेटा Na से डिवाइड करेंगे ना, एवोगाड्रो नंबर से। सबको बेटा Na से डिवाइड करने पे आपको सेम n मिलने वाला है। सबके अंदर नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। बट अगर मैं सिंपल तरीके से आप लोगों से बोलूं कि बेटा अगर V वॉल्यूम में n मोल्स है तो बेटा 2V वॉल्यूम में कितने मोल्स होंगे, आप बोलेंगे 2 है। वॉल्यूम को डबल कर देंगे तो मोल्स भी कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इनका सिंपल सा स्टेटमेंट, इनका कहने का मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। वॉल्यूम कैसा होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस। तो यहां से मैं बोल सकता हूं V इज इक्वल टू K into N। तो आप लोग बोल सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। ठीक है बेटा, इसके बारे में हम लोगों को और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना बेटा, ग्राफ्स वगैरह इसमें कुछ स्टडी नहीं करना है। तो सिंपल सा स्टेटमेंट था, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, सेम होगा। हम लोग सिंपल तरीके से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स। तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। यहाँ तक बेटा आपको समझ में आया। तो सिंपल सा एक लॉ है, हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि वॉल्यूम रेशियो इज मोल रेशियो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट जो वॉल्यूम रेशियो होता है वो मोल रेशियो होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। बट जल्दी से इसको आप लोग कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, एवोगाड्रो लॉ के बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एक सिंपल से हम लोग कंबाइन करेंगे। 4 हम लोगों ने पढ़ा है बेटा अब तक, 4 लोग तक पढ़ा मैंने हम लोगों ने। तो बेटा अगर हम लोग चारों गैस लो को कंबाइन कर लें, बेटा अगर हम लोग क्या करें, इफ वी कंबाइन ऑल 4 गैस लॉज, कंबाइन ऑल 4, जितने हम लोगों ने चारों गैस लॉ पढ़ा है उनको बेटा अगर हम लोग कंबाइन करके चले, बेटा हम लोग चारों गैस लॉ को अगर कंबाइन करेंगे तो यू विल गेट पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरटी। पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात यह है कि यहां से हम लोग चारों लॉ को समझ सकते हैं। इसे बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं, बॉयल्स लॉ बोलते हैं। चलो मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, फिर आपको चारों लॉ यहां से समझाऊंगा। बट अभी यहां से लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल्स टू, बेटा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा आर एन आर टी। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, बट यहाँ पे आर क्या है, आर इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, आर इज कांस्टेंट। बट इसको हम लोग आइडियल गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज आइडियल गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं बेटा आर को। आर का वैल्यू क्या होता है, कब कैसे यूज करेंगे उसको बेटा मैं अभी आपको थोड़े से टाइम बाद समझाऊंगा। आप पहले ये समझिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बेटा जो इक्वेशन आया इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हम लोग बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये चारों गैस लॉ को कंबाइन करने से बना है। कौन सा गैस लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजाक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ। अगर हम चारों लॉ को कंबाइन कर दे तो हम लोगों को जो फाइनल इक्वेशन मिलता है दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझने का थोड़ा कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम लोग चारों लॉ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बॉयल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करता है, ये चार्ल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन करता है, ये एवोगाड्रो लॉ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। बेटा चारों लॉ को एक एक करके हम लोग यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे। तो समझना बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, बेटा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। बेटा अगर आर और टी कांस्टेंट है, सबसे पहला था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सबसे पहला था, बोलता था आर एन टी, हम लोग बेटा एन एन टी कांस्टेंट है। मोल्स और टेम्परेचर बेटा कैसे लिया हम लोगों ने, अगर कांस्टेंट लिया, बेटा मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अगर मोल्स और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट आप लोग इस इक्वेशन में रख देंगे बट ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। आप लोग बोल सकते हैं पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। बट ये था बॉयल्स लॉ, the product of pressure and volume is constant if temperature and moles is constant। तो बेटा ये बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ऑब्वियसली कर लिया। दूसरा हम लोग क्या पढ़े, दूसरा हम लोग पढ़े चार्ल्स लॉ। बेटा चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ है क्या, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़े थे आप लोग। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं बोलता था कि अगर हम लोग चार्ल्स लॉ में क्या क्या कांस्टेंट लेते थे, चार्ल्स लॉ में मोल्स कांस्टेंट था और प्रेशर कांस्टेंट था। ये दो चीजें हम लोग कांस्टेंट लेते थे। बट यहाँ पे रखे देखो मोल्स को और प्रेशर को कांस्टेंट, तो आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में अगर आप मोल्स को कांस्टेंट कर दें और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, आप बोल सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बट ये चार्ल्स लॉ तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एक और लॉ हम लोग कौन सा वाला पढ़े थे, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बेटा गे-लुजाक्स लॉ। बेटा गे-लुजाक्स लॉ, लुजाक्स लॉ क्या था उसको देखते हैं। बेटा लुजाक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या कांस्टेंट लेते थे, देयर वॉल्यूम एंड मोल्स वर कांस्टेंट। बेटा वहां पे n कांस्टेंट था और बेटा दूसरा v कांस्टेंट था, ये दोनों चीजें कांस्टेंट थी। बेटा इनको कांस्टेंट लेने पे आप लोग लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बट अगर हम लोग वॉल्यूम को और मोल्स को कांस्टेंट रख दें, वॉल्यूम को मोल्स को, तो आपको दिखेगा प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गे-लुजाक्स लॉ बेटा यहाँ से मिला हम लोगों को। फोर्थ कौन सा वाला अभी हम लोगों ने पढ़ा है, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ। बट अगर मैं एवोगाड्रो लॉ की बात करूं, बट अगर मैं एवोगाड्रोस लॉ की बात करूं तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा एवोगाड्रोस लॉ के लिए कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोगों के पास में है, पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोगों के पास में है बेटा। पीवी इक्वल टू एनआरटी में एवोगाड्रो लॉ में प्रेशर एंड टेम्परेचर वाज कांस्टेंट। बेटा प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है,
बट एक्चुअल में ये जो लॉ मैंने लिखा है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जो आइडियल गैस इक्वेशन मैंने लिखा है वो चारों लॉ को सेटिस्फाई करता है। बॉयल्स लॉ को सेटिस्फाई करता है, चार्ल्स लॉ को करता है, इन सबको कंबाइन करके एक लॉ हम लोगों को मिल गया, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कोई भी न्यूमेरिकल होगा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लॉस के बेस पर डायरेक्टली क्वेश्चन उनके स्टेटमेंट, उनके ग्राफ्स के बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सिंपल न्यूमेरिकल तो कोई बेटा हम लोग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम लोगों के पास में जो इक्वेशन मिल गया दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है बेटा, बट इसको यूज कैसे करना है, यूज कैसे करेंगे इसका, बट यूज कैसे करेंगे उसको समझना। हाउ टू यूज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, बट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का यूज कैसे करेंगे हम लोग, कौन सा वाला वैल्यू कब पुट करेंगे, आर का वैल्यू क्या होता है, उसको बेटा हम लोग समझेंगे सही तरीके से। बेटा उसका सबसे पहला केस सिंपल तरीके से आप लोग समझना। बेटा सबसे पहला कंडीशन कि बेटा अगर हम लोग प्रेशर को लेते हैं पास्कल में, पास्कल तो समझते होंगे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। प्रेशर को आप लोग अगर पास्कल में लेके चलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लेते हैं, बेटा जो वॉल्यूम होगा उसको आपको लेना पड़ेगा, दैट इज इन मीटर क्यूब। टेम्परेचर जो रहेगा बेटा वो रहता है केल्विन में, टेम्परेचर किस में रहता है बेटा, केल्विन में। तो आर का वैल्यू जो पुट किया जाता है दैट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। बट आर का वैल्यू यूज करेंगे वो क्या होगा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अगर हम लोग प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, टेम्परेचर को केल्विन में लेके काम करते हैं, तो आर का वैल्यू हम लोगों को 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली अगर आप लोग बेटा अगर आप लोग प्रेशर को यूज करते हैं एटीएम, प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं अगर एटीएम में यूज करते हैं, तो बेटा वॉल्यूम जो रहेगा उसको हम लोग लेके काम करेंगे लीटर में, टेम्परेचर होगा केल्विन में, टेम्परेचर किस में लेंगे केल्विन में, तो आर का वैल्यू रहेगा वो रहेगा 0.0821 एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल, एटीएम लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है बेटा। तो बेटा जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप ये वाले दो वैल्यू यूज करके किसी को सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर का कोई और वैल्यू होगा तो आप उसको एटीएम में या पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप कहीं से भी मीटर की या लीटर में कन्वर्ट करके लेके आ सकते हैं। बाकी टेम्परेचर दोनों ही केस में किसमें पुट करना होता है बेटा, इन बोथ केस टेम्परेचर हैज टू बी पुट इन केल्विन, तो बेटा वहां पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। बट प्रेशर और वॉल्यूम का सही से कॉम्बिनेशन रखना कि प्रेशर अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल में तो वॉल्यूम पर मीटर क्यूब में रखेंगे। प्रेशर अगर एटीएम में दिया है तो वॉल्यूम आपको क्या रखना पड़ेगा बेटा, लीटर में रखना पड़ेगा, या जो कैलकुलेट करने के बाद क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम पूछा होगा तो किस में मिलेगा बेटा, आपको लीटर में मिलेगा आफ्टर द कैलकुलेशन करने का जो भी वैल्यू आएगा। ठीक है बेटा। आर का आप लोग और भी वैल्यू आप लोग यूज कर सकते हैं, जैसे आपको पता है बेटा कैलोरी का मतलब क्या होता है, कैलोरी का मतलब होता है जूल अपॉन 4.2, पर इसको लोग 4.2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू आएगा आर का वैल्यू जो होगा वो नियरली 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल भी आप लोग यूज कर सकते हैं, है ना। अगर और किसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसको बेटा आपको न्यूमेरिकल में यूज नहीं करना। जैसे मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा आपको लिए, तो इसको हम लोग ये वैल्यू आपको दे सकता है आर का वैल्यू, लेकिन आपको दो सिंपल तरीके से याद रखना कि वॉल्यूम को बेटा कैलकुलेट करके लीटर में, मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में उस टर्म में लेके आओगे ना, तो वहां से आप लोग उसको कहीं से भी आपस में इंटर कन्वर्ट करके आप लोग कोशिश करना कि ये दोनों फॉर्म से आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें। वैसे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बहुत सारे, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा वैल्यू किस तरीके से हम लोगों को पुट करना होता है। ठीक है बेटा। अब देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी शायद सभी को समझ में आ गया है। हम लोग बातें करेंगे बेटा इसके कुछ और फॉर्म्स की कि हम लोग पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को कौन से और फॉर्म में यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा अदर फॉर्म्स ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, अदर फॉर्म्स ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के बेटा अदर फॉर्म्स कौन से हैं, इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। बड़ा सिंपल एक तो बात ये समझना कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ तो बेटा अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में बेटा एन अगर कांस्टेंट है, एन कैसा है बेटा अगर कांस्टेंट है, इफ एन इज कांस्टेंट, तुम लोग बोल सकते हैं कि पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर। पीवी अपॉन टी किसके इक्वल होगा बेटा, एनआर के इक्वल। पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू एनआर, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये कैसा हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर n कांस्टेंट होगा तो pv अपॉन t का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो आप लोग इस pv इक्वल टू nRT को
यूज कर सकते हैं कैसे, P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। इसको यूज कर सकते हैं P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। हम लोग इसको आसानी से इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं सिंपल वे में। ठीक है बेटा, यहाँ तक होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होगी कैसे हम लोगों को, अगर n कांस्टेंट है तो इस इक्वेशन को कैसे हम लोग यूज करेंगे। टोटल 6 वेरिएबल है, कोई 5 का वैल्यू प्रोवाइड करेगा, कोई एक जो बच्चा होगा उसको कैलकुलेट करवा लेगा डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बेटा दूसरे तरीके से बात करें तो हम लोगों को पता है पीवी इक्वल्स टू होता है हम लोगों के पास एनआरटी बेटा। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में एन क्या होता है बेटा, मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आरटी, ऐसे होगा बेटा इनटू आरटी। बट इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए हम लोग इसको लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं कि पी एम इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी। बट सबको पता होगा मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा Pm इज इक्वल्स टू DRT, Pm इज इक्वल्स टू DRT। ठीक है बेटा, Pm इज इक्वल्स टू DRT। ठीक है बेटा, आप लोग सिंपल से समझना। बट जो डेंसिटी होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर गया है। तो डेंसिटी जो होगा, अगर बेटा प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप लोग बोल सकते हैं कि जो डेंसिटी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उस गैस का डेंसिटी भी ज्यादा होगा। जैसे मैं सिंपल तरीके से आप लोगों से बोलूं तो बेटा एक कंटेनर में मैंने ऑक्सीजन गैस लिया, एक कंटेनर में मैंने क्लोरीन गैस लिया, इसका वॉल्यूम भी, इसका वॉल्यूम भी, इसका प्रेशर भी, टेम्परेचर भी सेम है। आपसे पूछो कौन से वाले गैस का डेंसिटी ज्यादा होगा, तो जिस गैस का मोलर मास ज्यादा होगा उस गैस का डेंसिटी भी ज्यादा होगा, सिंपल वे। तो लोग क्या बोल सकते हैं बेटा इसके केस में, आप बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ क्लोरीन जो होता है, यहाँ पे जो मोलर मास होगा वो 71 होगा, यहाँ पे जो मोलर मास होगा वो 30 होगा। तो लोग बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ क्लोरीन गैस इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, सबसे पहला केस की डेंसिटी जो होता है वो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ गैस, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा। ठीक है, दूसरा बेटा केस ये है कि अगर हम लोग सेम गैस के लिए बात करें, फॉर द सेम गैस, अगर मैं बात करूं फॉर द सेम गैस, अगर मेरे पास गैस सेम है बेटा, अगर गैस लेके मैं सेम गैस लेके बात कर रहा हूं, बेटा सेम गैस होने का मतलब क्या होगा कि बेटा मोलर मास होगा वो तो कांस्टेंट हो गया, मोलर मास कांस्टेंट है। मोलर मास कैसा है बेटा, कांस्टेंट। अगर मैं टेम्परेचर भी कांस्टेंट लेके बात कर लूं, अगर टेम्परेचर भी मैंने कांस्टेंट लिया होगा तो जो डेंसिटी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। ठीक है बेटा, और अगर प्रेशर सेम है बेटा, अगर मैं सेम प्रेशर में बात करूंगा, प्रेशर इज सेम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चीज बेटा आपको याद रखना सही से कि प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी इनटू टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बेटा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट होने पे तो लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो डेंसिटी जो होगा बेटा टेम्परेचर बढ़ने पे क्या करेगा, डिक्रीज करता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास भी होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर डेंसिटी कम होता है। ठीक है बेटा, प्रेशर बढ़ने पर डेंसिटी बढ़ेगा। थर्ड केस बेटा अगर हम लोग मोलर मास को गैस का बढ़ाएंगे तो डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो सेकंड आपको यूज का समझ में आ रहा होगा। हम लोग कैसे इसको दूसरे तरीके से यूज कर सकते, तो इक्वेशन क्या बन के आया बेटा, Pm इज इक्वल्स टू DRT, दिस इज द इक्वेशन। इसको हम लोग याद भी करके रख लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा डेंसिटी के बेस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको कॉपी करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। होपफुली आता चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक और यूज हम लोग PV इक्वल्स टू NRT का देखते हैं, कैसे इसको एक और तरीके से बेटा यूज किया जाता है। तो आप लोगों को पता है PV इक्वल्स टू होता है NRT बेटा। तो P किसके इक्वल होगा, P विल बी इक्वल्स टू P इनटू V। N का मतलब क्या होता है बेटा, N अगर मोल्स है तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na इनटू R। इसको मैं लिख सकता हूं, मोल्स को कैसे लिखा जा सकता है, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। बट अगर मॉलिक्यूल्स आपके पास में आपको गिवन है, मोल्स निकालना हो तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, उसको
एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, आप लोगों को आसानी से मोल्स निकालने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो n मैंने लिखा है, n क्या है बेटा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n किसके इक्वल है बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट आप लोग ऐसा बोल सकते हैं n अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, बट मैं आप लोगों से बोलूं कि p किसके इक्वल होगा, तो आप बोलेंगे p इज इक्वल टू n अपॉन v r अपॉन n इंटू टी। वॉल्यूम को इधर ले आया बेटा मैं, बट इसको हम लोग लिखते हैं p इज इक्वल टू n स्टार के टी। p इज इक्वल टू n स्टार के टी। ठीक है बेटा, क्या लिखा जाता है, p इज इक्वल टू n स्टार के टी। तो एक एक करके बेटा समझते हैं पहले हम लोग। बेटा यहाँ पे जो सबसे पहले टर्म लिखा हुआ है n स्टार, वो क्या है बेटा, n स्टार क्या है, वो है n अपॉन v। बेटा n क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, v क्या है, वॉल्यूम। इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, n स्टार बोल रहे हैं। n स्टार क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा बेटा अगर मैं जो लिख रहा था, जो k मैंने लिखा है, k इज इक्वल टू r अपॉन na। r का वैल्यू कितना होता है बेटा, 8.314। 8.3 लिख दो बेटा मैं, जूल पर केल्विन पर मोल। बट इसका na का मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल। बेटा क्या क्या गया ये, इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 23 जूल पर केल्विन। बट जो k होता है उसका वैल्यू क्या होता है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। और k को बेटा हम लोग जानते हैं किसके नाम से, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। k क्या होता है बेटा, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हियर। ठीक है ना। द इन टर्म ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर आपको आइडियल गैस इक्वेशन को लिखना है तो दैट इज रिटन एज p इक्वल्स टू n स्टार kt। n स्टार क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एंड बेटा k क्या है यहाँ पे, k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन। ठीक है।